छात्रों, आज की 10वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगली कविता समता की ओर यह सीखने जा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं मुकुटधर पांडेय जी। मुकुटधर पांडेय जी का जन्म 1895 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। इनकी मृत्यु 1990 में हुई। यह एक छायावाद के प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी उम्र की 12 वर्ष की आयु से ही लिखना शुरू कर दिया था। इनकी रचनाओं में प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानव प्रेम, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के प्रमुख तत्व दिखाई देते हैं। पद्य के साथ साथ गद्य में भी इन्होंने लिखान बहुत किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ पूजा फूल, शैलबाला, लच्छमा, परिश्रम, हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज आदि इनकी रचनाएं हैं। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई रुद्युतहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई, पड़ता खूब तुषार पदमदल तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। तारे निपट मलिन चंद ने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ छाया। धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। वे हैं सुख साधन से पूरित सुधर घरों में वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। यह इस कविता के शब्दार्थ है। यह आप समझ लेंगे तो कविता समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कविता की दो पंक्तियाँ। पहली दो पंक्तियाँ हैं, बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ऋतुएं आती जाती है। हेमंत ऋतु के चले जाने के बाद शिशिर ऋतु आती है। इस ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। इस ऋतु में प्रकृति तेजहीन हो जाती है। अत्यधिक ठंड से पेड़ पौधे भी ठिठुरने लगते हैं। पेड़ के पत्ते शाखा से अलग होकर टूटने लगते हैं। धरती पर कोहरा छा जाता है और पत्ते, झाड़, पेड़ पौधे सो जो है ठंडी के कारण ठिठुरने लगते हैं। अगली पंक्तियाँ, पड़ता खूब तुषार पदमदल तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु में अत्यधिक ठंड के कारण रात के समय तुषार गिरते हैं। इस कारण तालाब में खिले हुए कमल के जो फूल तड़पने लगते हैं, वे भी ठंड को उसी प्रकार सह नहीं पाते जिस प्रकार अन्यायी राजा के दंडों को जो है प्रजा नहीं सहन कर पाती। यानी कि ठंडी का भी बर्दाश्त ये कमल के फूल जो है हमेशा तालाब में रहने वाले ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगली पंक्तियाँ, निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड का प्रभाव जिस प्रकार मनुष्यों पर पड़ता है, उसी प्रकार अन्य प्राणियों पर भी पड़ता है। लोग तो ठंड से बचने के लिए रात के समय अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, लेकिन दूसरे प्राणियों का हाल बुरा होता है।
कुत्ता और सियार जैसे जानवर जो है अत्यधिक ठंड से ठिठुरने लगते हैं और अपना दुख व्यक्त करते हुए बार बार चिल्लाकर रोते हैं। ठंड के कारण कुत्ते जो है रात में रोते हैं। अगली पंक्तियाँ। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु में आधी रात के समय यदि कोई घर से बाहर आंगन में आ जाए तो उसे आसमान में तारे दिखाई नहीं देते, मानो तारे भी अत्यधिक ठंड से आसमान में नहीं आते हैं। इसलिए शून्य आसमान को देखकर लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। अंधेरा और ऊपर से वो जो काला आसमान है बिना तारे बिना चांद का भयावह दिखाई देता है। अगली पंक्तियाँ। तारे निपट मलिन चंद ने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। यानी कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अत्यधिक ठंड के कारण आसमान में तारे नहीं दिखाई दे रहे हैं, मानो उन्होंने मलिन यानी कि चमकहीन अवस्था प्राप्त कर ली है। आसमान में उदित जो चंद्र है, चंद्र ने भी पीला सफ़ेद वर्ण धारण कर लिया है। चंद्र और तारों की इस अवस्था को देखकर कवि कल्पना करते हैं कि मानो किसी राज्य पर किसी प्रकार का राष्ट्रीय संकट आ गया है, कोई आपत्ति आ गई है। अगली पंक्तियाँ। धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौबारे, दिन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड का प्रभाव धनिकों पर नहीं पड़ता, क्योंकि वे साधन संपन्न है, वे दिन रात मौज कर रहे हैं, उन्हें तो लाभ ही लाभ है। लेकिन अभावग्रस्त लोगों का जीवन बहुत ही तकलीफ़ों से भरा हुआ है। अत्यधिक ठंड से उनका जीवन बहुत ही पीड़ादायक हो गया है। शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से वे बेहाल और बदहाल हो गए हैं। न रहने को घर है न छत है और ठंडी से वे बेहाल पड़े हैं। अगली पंक्तियाँ। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताज़ी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वे खाते हैं यानी कि धनिक लोग जो है हलवा पूड़ी और ताज़ी ताज़ी दूध मलाई ये सब खाते हैं, लेकिन इसके विपरीत जो है दिन दुखियों को गरीबों को खाने के लिए सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती। सूखी रोटी सब्ज़ी और भाजी भी इन्हें वक्त पर मयस्सर नहीं होती, अर्थात उनके जीवन में घोर दरिद्रता और अभावग्रस्तता है। अगली पंक्तियाँ। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। हर दो पंक्तियों में कवि ने यहाँ बताया है कि पहली पंक्ति में धनिकों की बताया जा रही अवस्था और दूसरी पंक्तियों में गरीबों की। अब यहाँ पर जो है वे यानी कि जो ये शिशिर ऋतु में पड़ने वाली जो ठंड है उससे बचने के लिए धनिक लोग यानी कि अमीर लोग जो हैं उनके पास कीमती शाल दुशाले स्वेटर्स मफलर ये सब होते हैं। ये लोग क्या करते हैं शरीर पर ये ओढ़ लेते हैं, ठंड से बचने के कारण गर्म हो जाते हैं। इसके विपरीत यानी कि इसकी विरुद्ध स्थिति में दिन दुखी लोगों के कांपते शरीर पर जो है बर्फ़ गिरती रहती है, यानी उनका शरीर ठंड में ठिठुरता है। उनको तन ढकने के लिए उनके पास शाल दुशाले कुछ भी नहीं होते हैं। गरीबी के कारण वे जो है ये सब आहत ये तकलीफ़ ये चोट जो है सब कुछ झेल लेते हैं। गरीबी की चोट से वे हर पल आहत में होते हैं और उन्हीं के बदनों पर जो है बर्फ गिरती है। अगली पंक्तियाँ। वे हैं सुख साधन से पूरित सुधर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। इन पंक्तियों में पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि वे लोग यानी कि धनिक लोग सुख साधन से समृद्ध हैं, वे बहुत ही बड़े बड़े अच्छे घरों में निवास करते हैं। वे बहुत ही बड़े और अच्छे घरों में निवास करते हैं। इसके विपरीत इसके विरुद्ध दीन दुखी लोगों की स्थिति
अत्यंत दयनीय है गरीबों की स्थिति, उनके टूटे फूटे घर, और उन घरों में हमेशा जो है उदासी छाई होती रहती है। उनके पास दुख के अलावा कुछ भी नहीं होता है। अगली पंक्तियाँ। पहले हमें उदर की चिंता थी, न कदापि सताती, माता समथी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। अब यहाँ इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पहले यानी कि पुराने ज़माने में जो है हमारे समाज में अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं था, चारों ओर समानता ही समानता दिखाई देती है, यानी कि समता ही समता थी। सभी को खाने के लिए चीज़ें आसानी से मिल जाती थी, किसी को भी किसी प्रकार की चिंता नहीं सताती थी, ना कोई गरीब ना कोई अमीर, सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। प्रकृति जो है माता के समान सभी का एक समान पालन पोषण करती थी, कोई दिन दुबलाने की गरीब नहीं हुआ करता था। अंतिम पंक्तियाँ। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि समाज में अमीर भाइयों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। अमीर लोगों को जो है गरीबों की मदद करना चाहिए, अमीरों को गरीबों पर उनका उपकार करना चाहिए और उन्हें अभावग्रस्त जीवन से बाहर निकालना चाहिए। आखिर एक भाई को दूसरे भाई की भलाई के विषय में अवश्य सोचना चाहिए। समाज से अमीरी गरीबी का भेदभाव दूर करके पुनः समानता प्रस्थापित करनी चाहिए। आपसी सहृदयता व बंधुता द्वारा समाज कल्याण करना चाहिए। इस तरह से इस कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से परेशान प्राणियों, सधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई हैं। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। इस तरह से यह कविता समाप्त हुई।